Hello aspirants, I am Pratiksha. I hope you are all are doing very well, and this is the last day of year 2023, and I am here with one another important session which will be on interview guidance program. As we all know कि interview for UPPSC 2023 has been scheduled for 8 January to 12 January 2024 एंड बहुत सारे लोग के 8 से 12 के बीच में 450 लोग इंटरव्यू दे रहे हैं और 150 इंटरव्यू सीट्स के लिए। तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि इंटरव्यू से रिलेटेड आपकी, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट, इस सब से रिलेटेड आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए और क्या आपका इसमें पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या क्या थोड़ी बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बता सकती हूँ, उस पर मैं चर्चा करूंगी। और ये मैं इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि आई हैव स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन यूपीपीएससी 2022, दैट इज 75 आउट ऑफ 100। 2022 में जो मैंने दिया था उसमें 70 आई गॉट आउट ऑफ 100, एंड आरएफओ का जो इंटरव्यू दिया था फॉरेस्ट ऑफिसर में तो आई गॉट 120 आउट ऑफ 150। सो आई कुड से कि आई हैव स्कोर्ड डिसेंट मार्क्स इन इंटरव्यू। तो आज मैं उन टिप्स और ट्रिक्स को बताऊंगी। ऑलरेडी यूपीपीसीएस टॉक्स के जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है उसके थ्रू मैंने एक पूरा डेडिकेटेड ग्रुप बनाया है जिसमें 50 लोग एस्पिरेंट्स हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं, वो जुड़े हुए हैं। उनसे प्रॉपर जूम कॉल और गूगल मीट्स इन सब पे उनको डेली सेशंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, नॉट ओनली बाय मी बट ऑल्सो अदर जो सेलेक्टेड एस कैंडिडेट्स हैं या फिर जो बहुत 20-30 साल का जिनके पास एक्सपीरियंस है इंटरव्यू जो अदर पैनल्स में लेते हैं उनके सबके थ्रू। तो आप उससे भी जुड़ना चाहें तो जुड़ के फ़ायदा उठा सकते हैं। सो हम बिगिन करते हैं लार्जर होल कम्युनिटी के लिए कि जो भी इंटरव्यू इस साल का दे रहे हैं या फिर जो नेक्स्ट ईयर का, जैसे मान लीजिए 2024 का दे रहे हैं या फिर अदर किसी एग्जामिनेशन का दे रहे हैं, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी सिर्फ बात करेंगे यूपीपीएससी में किस तरह से क्या होता है। तो देखो यूपीपीएससी में अभी 100 मार्क्स का इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू का अगर टाइमिंग कहें तो आप मान के चलिए मैक्सिमम 30 मिनट्स रहता है, लेकिन आप इसको मिनिमम कहें तो 10 से 15 मिनट भी होता है, जनरली इतना ही रहता है टाइमिंग। फिर प्रोसेस क्या होता है तो मैंने इसमें बताया कि आप जैसे आपका फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट में आपका होगा जिस दिन भी, उस दिन भी आपको जाना पड़ेगा और लॉन्ग आई थिंक 1 या 2 घंटे पहले आपको इंटरव्यू पैनल में उसके गेट के अंदर बुला लिया जाता है। थोड़ा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर 2-3 जगह और कुछ वेरिफिकेशन होता है, फिर आपको एक स्लिप मिलती है, आपका नेम उस पे उस कोड मिलता है एक्चुअली, और उस कोड के साथ आपको एक बोर्ड असाइन होता है। बोर्ड में एक मेंबर एज अ चेयरमैन होते हैं और 3 मेंबर अदर बैठे होते हैं, वो डिफरेंट वेरियस फील्ड्स के होते हैं और आपका इंटरव्यू होता है। टाइमिंग वही 15 से 20 मिनट, अगर आपका बहुत अच्छा इंटरव्यू चला तो 30 मिनट्स का होकर के वाइंड अप हो जाता है। ये एक दिन की प्रक्रिया है और ये शिफ्ट वाइज होती है, फर्स्ट शिफ्ट या सेकेंड शिफ्ट, मतलब फोरनून आफ्टरनून में। ये रफ आइडिया है। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू में किन 2 पार्ट्स में मेजरली आपकी बातें होती हैं। पहला होता है वर्बल पार्ट, दूसरा होता है नॉन वर्बल पार्ट। तो आप मान के चलिए नॉन वर्बल आपके 80% कंट्रीब्यूट करता है इंटरव्यू को एंड 20% वर्बल पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। वर्बल पार्ट्स में होता है आपका नॉलेज या फिर आपकी समझ जो है फैक्ट्स और डेटा से, फिर रीजनिंग एबिलिटी आपकी क्या है, कितना आप याद कर सकते हैं, सोच सकते हैं, एंड ऑल्सो कितना कंटेंट वाइज आपकी पर्सनालिटी में डेप्थ है। हालांकि इसका जो मेजर चीज़ें होती हैं वो आपकी मेंस एग्जामिनेशन में ऑलरेडी पेपर्स के माध्यम से चेक कर ली जाती हैं कि हिंदी की नॉलेज या फिर पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6 की नॉलेज, ये सब चीज़ें। तो आगे की वीडियो में बात करूंगी कि नॉन वर्बल पार्ट्स में वो आपसे क्या चेक करना, आपकी पर्सनालिटी में वो क्या चेक करना चाहते हैं और उसी हिसाब से आपको कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। देखो बॉडी लैंग्वेज, कॉन्फिडेंस, आपका ड्रेसिंग सेंस, आपकी वॉकिंग सेंस, आपकी बात करने की सेंस, फिर इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी, ईटीसी लाइक ऑफिशियल लाइक क्वालिटीज, ये सब चेक होती हैं। सो वी विल टॉक इन फर्दर। सो लेट्स स्टार्ट विद नॉन वर्बल पार्ट्स। जब नॉन वर्बल पार्ट्स आपका चेक होता है तो उसमें भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है आउटर व्यू, एक होता है इनर व्यू आपका चेक होता है। सबसे पहले आपके आउटर व्यू पे जो भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं उनकी नज़र जाती है, वो आपके चेक करते हैं आउटर व्यू को। फिर दूसरी नज़र जब जाती है वो इनर व्यू पे जाती है, लेकिन पहले आउटर व्यू के माध्यम से फिर इनर व्यू की आपकी चेक की जाती है। तो स्टार्ट कैसे होता है, जैसे आप जब कभी इंटरव्यू रूम में जाते हैं तो
आपकी एंट्री कैसी है इंटरव्यू रूम में, ये आपके आउटर पार्ट का हिस्सा होती है। इसको आप अगर समझें तो जैसे हम मेंस में आंसर लिखते समय लिखते हैं इंट्रो बॉडी कंक्लूजन, तो आप ऐसा मान के चलिए कि व्हेन यू एंटर इनटू द रूम एंड चेयर पे बैठते हैं, एक दो बातें होती हैं, वो आप समझिए इंट्रो है। फिर जब फुल कन्वर्सेशन स्टार्ट होता है वो बॉडी है, एंड हाउ यू एग्जिट द बोर्ड इट विल फॉर्म योर कंक्लूजन पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन या इंट्रो पार्ट में आपका क्या होता है, जब व्हेन यू एंटर इनटू द रूम, ठीक है, तो बोर्ड मेंबर से सबसे पहले रूम का दरवाजा बंद होता है, तो आप पहले रूम खुलेगा, फिर आप सबसे पहले तो परमिशन लेंगे, मे आई कम इन टू द रूम। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली जा रहे हैं, अगर आप डायरेक्टली जा रहे हैं विदाउट टेकिंग परमिशन, इट मीन्स you are not following your orders and you are not respecting the board members. So whenever you enter into the room, सबसे पहले ask may I come into the room, so may I come in, okay। जब आप कम इन कर जाते हैं तो विद योर वेरी स्माइलिंग एंड पॉजिटिव फेस गो टू द चेयर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीट किसको करना है, जितने भी बोर्ड मेंबर बैठे होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई लेडी मेंबर है सबसे पहले, तो आप सबसे पहले उनको कहेंगे गुड आफ्टरनून मैम या गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग सर्स, ओके। अब ऐसा नहीं है कि जो चार लोग बैठे होंगे उनको गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, नहीं, एक को करिए और अपना जो ग्रीटिंग है वो सबके प्रति शो करिए अपने पोस्चर से, ठीक है। ग्रीट करेंगे एंड देन वेट की जब आपसे कहें कि बैठ जाइए, तब तक आपको चेयर के पास खड़े रह के वेट करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने गुड मॉर्निंग किया और आपके पास चेयर रखी और आप जाके बैठ गए अपने कंफर्टेबल पोजीशन में, नो, डोंट डू दिस। कि सबसे पहले एंट्री करिए स्माइलिंग फेस के साथ में, प्रॉपर उनको ग्रीट करिए, ग्रीट करने के बाद चेयर के पास आप खड़े रहिए, फिर आप उनसे पूछिए कि या पूछिए या फिर वो खुद ही कह देते हैं, या नहीं कह रहे हैं तो आप पूछिए सर मे आई सिट, और अदरवाइज वो कह रहे हैं सिट डाउन, तो उनको आप उन्होंने जो जिनके पास सोचिए पिछले 40 साल का या 50 साल का एक्सपीरियंस है एक पर्टिकुलर फील्ड में, आप उनके सामने बैठने की हिम्मत कर रहे हैं और आप बैठ रहे हैं, वो आपको बैठने के लिए पूछ रहे हैं, इट तब आप क्या करें कि आप थैंक यू बोलें कि थैंक यू सर या थैंक यू मैम। इट क्या शोज करेगी, इट शोज योर पोलाइटनेस, इट शोज योर ग्रेटिट्यूड कि हाँ मुझे इतने बड़े बोर्ड मेंबर्स के सामने बैठने को मौका मिला। इट थैंक यू बोल के आपका जेस्चर शो करता है कि हाउ मच यू पोलाइट इन योर पर्सनालिटी। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड थिंग आती है सिटिंग पोस्चर पे, जो आउटर व्यू में चेक होती है। सिटिंग पोस्चर मतलब आप रोबोटिक मॉडल में बैठे हुए हैं, या फिर आपका पोस्चर एकदम जेंटलमैन की तरह है, जिसमें आपके जो दोनों हैंड हैं वो क्रॉस पोजीशन में आपके थाइस के ऊपर लैप में रखे होने चाहिए। बॉडी बहुत स्टिफ नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन भी नहीं होना चाहिए, एक बहुत ही काम और कंपोज्ड पोजीशन की तरह और स्माइलिंग फेस के साथ, जिससे एक वाइब्रेंट पर्सनालिटी नज़र आ रही हो, तो वो सिटिंग पोस्चर है। फिर अपने फेस पे बहुत एक्स्ट्रा स्माइल भी नहीं रखनी और बहुत ही डल फेस बना के नहीं रखना है कि मैं कहाँ आ गया, मेरा अटेम्प्ट है पता नहीं होगा भी हो कि नहीं होगा, मेरा मेंस तो अच्छा नहीं हुआ था तो पता नहीं मेरा इंटरव्यू में क्या ही कर लेंगे और 100 नंबर में मैं क्या कर लूँगा, ये सब नहीं करना है। बस इसको एज अपॉर्चुनिटी मानिए कि आपको यहाँ तक आने का और इनके सामने कुछ बोलने का मौका मिला है, बस इसको ग्रेटिट्यूड अंदर रखिए और स्माइल हल्की सी अपने फेस पे रखिए। इट शोज कि यू आर थैंकफुल और टू ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग विद यू, एंड ऑल्सो कि स्माइल कर रहे हैं इट मीन्स कि दैट यू आर हैप्पी विद द मोमेंट, यू आर हैप्पी विद द इन्वायरमेंट, ओके। एंड डोंट शो द नर्वसनेस मीन्स जैसे कुछ लोग क्या होते हैं आईज को फ्लक्चुएट करने लगते हैं, कुछ लोग अपने नेल बाइट करते हैं, या फिर कुछ लोग की उंगलियां या हाथ पैर कुछ चलने लगते हैं, या किसी किसी की दिक्कत होती है कि उनके पैर सिवरिंग करने लगते हैं, ये सब मत करिएगा। और अपनी वॉइस, तीस जो लास्ट पॉइंट है इसमें, वो वॉइस, देखो आपकी वॉइस बहुत तेज नहीं होनी चाहिए और बहुत ही धीमी नहीं होनी चाहिए, आपकी वॉइस का एक टोन मीडियम होना चाहिए, जिससे आपकी आवाज़ बोर्ड मेंबर तक आसानी से पहुंच सके और उनको रूड भी ना लगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने घर में चेयर पे बैठ के, शीशे में देख के, या किसी अपने फ्रेंड से बात करके, ये सब आपको जज करनी है, ठीक है, अपने आप से, ये इंटरव्यू में
आउटर व्यू में चेक होता है। एक चीज और आउटर व्यू में चेक होता है, दैट इज आइस ब्रेकिंग सेशन। इट मीन्स कि जब आप इंटर करे रूम में ग्रीट किया, उन्होंने बैठने को बोला, आप बैठ गए, उसके बाद अब वो जानते हैं कि आप नर्वस हो रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, आपकी बहुत हार्डवर्क किया है, उसका ये लास्ट स्टेज है, इसमें अगर आप इन होते हैं तो लिस्ट में रहेंगे, आउट होते हैं तो आप अगेन बैक टू जीरो, बैक टू पवेलियन। तो वो जानते हैं चीज, बिकॉज दे हैव ऑल्सो फेस्ड द सेम थिंग। तो अब ये शुरू करते हैं आइस ब्रेकिंग सेशन। उसमें क्या होता है कि वो जस्ट आपसे पूछेंगे तो आप क्या कर रहे हैं, या फिर आप कहाँ से आए हैं, अच्छा अपने बारे में बताइए। दीज ऑल द क्वेश्चन, मतलब लिटरली उनको नहीं जानना होता है कि आप कहाँ से आए हैं या फिर आप क्या कर रहे हैं, बट ये इसलिए करते हैं बिकॉज टू मेक यू कंफर्टेबल, टू मेक यू रिलैक्स एंड मेक यू काम डाउन। तो ये आइस ब्रेकिंग सेशन है, इसमें आप भी कोशिश करिए कि जो 5 से 10 सेकेंड का कन्वर्सेशन होगा, इसमें खुद को भी कूल डाउन कर लीजिए और खुद को रिलैक्स मोड में कर दीजिए, ताकि अब आप बॉडी पार्ट में या इनर व्यू की जो आपकी टेस्टिंग होती है उसके लिए आप रेडी हो जाएं। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है। आई होप कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको थोड़ी लंबी लग रही है तो आप इसको 1.25 या 1.5 पे करके देख सकते हैं, बट नो डाउट इट विल हेल्प यू। ऐसा मैंने किया था जिससे मुझे मार्क्स मिले, इसलिए मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। ठीक है, नाउ कम्स टू द इनर व्यू कि आपका इनर, जब वो इतना आउटर व्यू का आपका चेक कर लेते हैं, ये इसको होने में आप समझिए कि 2 से 5 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, जब इस 5 मिनट का हो चुका, तब आपका बॉडी पार्ट में आता है, अब आपकी पर्सनालिटी की डेप्थ चेक करना चाहते हैं। अब आप रिलैक्स हो चुके हैं, आप काम डाउन हो चुके हैं, और आपकी जो नर्वसनेस स्टार्टिंग वाली थी वो खत्म हो चुकी है। सिटिंग पोस्चर देख लिया उन्होंने, आपके फेस पे स्माइल, आपकी वॉइस, आपका जो ग्रेटिट्यूड है या ग्रीटिंग करने का तरीका, सब कुछ चेक हो चुका है। नाउ इट कम्स टू इनर व्यू। इनर व्यू की चेकिंग में क्या करते हैं कि आपसे वो जानना चाहते हैं कि आप किसी भी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अभी आंसर्स की मैं बात नहीं कर रही हूँ, उन्हें ये पता करना होता है कि आप क्या क्वेश्चन को समझ पाते हैं, आपके किसी सिचुएशन को, किसी प्रॉब्लम को समझ पाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो इंटरव्यू देने टाइम 2 बार पूछते हैं, सॉरी सर मुझे समझ में नहीं आया आपका क्वेश्चन। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका सोल्यूशन ये है जो मैं लास्ट में भी बताऊंगी, अभी बता रही हूँ, लिसनिंग और केयरफुल लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, उस पर आगे बात करेंगे। तो पहला चेक करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस। सेकंड, थिंक अपॉन द क्वेश्चन। जैसे अगर आपने क्वेश्चन कोई भी सुना, ठीक है, मान लीजिए उन्होंने पूछा कि गाजा इजराइल में अभी जो डिबेट हो रही है उसका इंडिया पे, जो भी इश्यूज हो रहे हैं उसका इंडिया पे, या फिर इंडिया का इजराइल से, इंडिया का यूएसए के रिलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वो पहली बात तो चेक करना चाहते हैं कि वेदर यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन या अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स और नॉट। जब आप ये चेक कर लेते हैं, मान लीजिए आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तब क्या होता है कि रैंडमली तुरंत ही आंसर नहीं देने लगना है कि वो क्वेश्चन अपना खत्म नहीं कर पाए और आपने आंसर फेंकना शुरू कर दिया। इट मीन्स कि आपके पास रटी रटाई नॉलेज है। डोंट डू दिस, बिकॉज हर एक आपका जो जवाब है वो आपकी पर्सनालिटी को टेस्ट कर रहा है। अगर आपने 1-2 सेकेंड का पॉज लिया और उसके बाद अपना आंसर बनाया, और तब उनको ये लगता है कि आप जो है वो एक रीजनेबल पर्सन है, आप थोड़ा सोचते हैं, आप थोड़ा स्ट्रक्चर वे में हर सोल्यूशन का प्रॉब्लम पहले सोचते हैं, फिर आप उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का प्रयास करते हैं। तो पहली बात, आपको क्वेश्चन को समझना है। उसके बाद उस क्वेश्चन पे 2 सेकेंड का पॉज हर क्वेश्चन पे लेना ही लेना है। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो हो सकता है अगर किसी का कोई प्रश्न मतलब कुछ लास्ट में बचा होता है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड, आपको समय मिल जाएगा अपने आंसर को स्ट्रक्चर करके 2 या 3 पॉइंट में बताने का। और थर्ड, आपको ये भी लगेगा, थर्ड बोर्ड को ये लगेगा कि आप थिंक करते हैं हर एक क्वेश्चन पे, हर एक प्रॉब्लम को। आप बहुत प्रॉम्प्ट नहीं है कि एकदम किसी ने पूछा और आप तुरंत फटाफट जवाब देने लगी। आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं। आपको एक न्यूज एंकर ये सब नहीं बनना है कि जैसे आपने न्यूज देखी आप पढ़ने लग गए, या फिर रटी रटाई नॉलेज है, रोट लर्निंग है। ओके, नाउ कम्स टू आंसर्स। थर्ड पॉइंट, आंसर्स मस्ट इंक्लूड योर रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, जो भी आंसर आप दे रहे होंगे किसी भी क्वेश्चन का, ठीक, वो आपकी रीजनिंग एबिलिटी को दिखाती है। जैसे आपके डिस्ट्रिक्ट में हम क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम टूरिज्म पर्पज से अगर हम कभी घूमने आए तो क्या दिखाएंगे आप। तो आपकी इसमें रीजनिंग एबिलिटी चेक हो रही है कि आपने पहले क्वेश्चन समझा, उसके बाद उस पर सोचा थोड़ा सा, फिर आपने आंसर दिया, वो भी बहुत ही क्रिस्प और कॉम्पैक्ट वे में। ठीक, अब अगले पॉइंट्स पे,
वही जो मैं कह रही थी कि जो आपका आंसर है, आपने पहले सुना आंसर को, फिर आंसर को समझा, सोचा उस पर, फिर आंसर देना शुरू किया, जो कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी को दिखाती है। ऑल्सो जब आप आंसर दे रहे हैं तो कुछ लोग होते हैं कि आंसर देते समय रुकते ही नहीं है जब एक बार शुरू हो जाते हैं उत्तर देना, क्योंकि आपके पास नॉलेज तो बहुत ही है, मेंस लिखा है आपने और मेंस क्लियर किया है, नॉलेज बहुत है, लेकिन उस नॉलेज को आपको सम अप करना आना चाहिए। तो पॉइंट आपके 2 या 3 से ज़्यादा किसी भी प्रश्न के नहीं होने चाहिए, और आपको पता होना चाहिए व्हेन टू स्टार्ट एंड व्हेन टू स्टॉप। आपको अपने को स्टॉप करना भी आना चाहिए। तो ये कॉम्पैक्टनेस, कंसाइज और साथ में मल्टी डायमेंशनल एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए आपके आंसर्स में। जैसे सपोज आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसके सोशल पर्सपेक्टिव मत बताइए सिर्फ, आप उसकी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव भी बताइए। जैसे मान लीजिए वन धन स्कीम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तो वन धन से सिर्फ ये मत बताइए कि इससे सोशल एम्पावरमेंट होगा ट्राइबल पीपल का, नहीं, इसके साथ ये भी बताइए ना कि इससे हम इकोनॉमी, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सब पे भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। और इससे हम इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे जोड़ेंगे, फिर इससे सिक्योरिटी वाले इश्यूज कैसे सॉल्व होंगे। तो ये मल्टी डायमेंशनल